हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। तो बात करेंगे हम। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेसिकली ये कंपनी है वो किस तरह से प्रिपेयर करती है, क्या आपका फॉर्मेट रहने वाला है, क्वेश्चन बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की। तो मैं आपको बता देती हूँ मीनिंग क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द बेसिक्स एंड द फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स थ्रू विच अ कंपनी कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टी या यूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला कि भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, कुछ बेसिक्स और फॉर्मल एनुअल रिपोर्ट्स है जिसके थ्रू जो एक कंपनी होगी वो कम्युनिकेट करती है, वो बताती है कि भी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताएगी। जो भी इंटरेस्टेड यूजर रहेंगे, कोई भी इन्वेस्टर है जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी क्रेडिटर है, अगर जो बैंक्स है जो लोन वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो वे सारे के सारे इंटरेस्टेड यूजर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ही एक कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो देखिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नोट डाउन करा दूंगी और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब। तो देखिए क्या प्रिस्क्राइब करता है आपका जो सेक्शन 120, ये सेक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। प्रिस्क्राइब दैट बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे बेसिकली क्या आएगा, जो बैलेंस शीट है वो आ जाएगी हमारी, जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है जो हम बनाते हैं, ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है, आर प्रिपेयर्ड in the form prescribed in schedule 3rd of कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बोला गया है, मैं हाईलाइट करती हूँ। तो देखिए जो सेक्शन है आपका 129 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब दैट द बैलेंस शीट एंड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट आपकी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म, एक फॉर्म आपका प्रिस्क्राइब्ड होगा। ऐसे नहीं कि भी आप कैसे अपने आप से अपने मन से कैसे भी आप जो बैलेंस शीट है या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो आप ही बना दोगे, नहीं। एक फॉर्म है जो कि प्रिस्क्राइब किया गया इन शेड्यूल 3rd ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो इस जो कंपनीज एक्ट है आपका 2013, इसके अंदर जो शेड्यूल है 3 और सेक्शन 129 है, उसने डिफाइन किया कि भी इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट है और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो आपको प्रिपेयर करना है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। जस्ट आप सुन लीजिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमें प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस है, एक कंपनी है, उसकी क्या ऑब्लिगेशन है, किससे को कितना लेना है या देना है, उसकी क्या इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो हमें किससे पता चलेगा, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, ठीक है। अर्निंग कैपेसिटी क्या है एक बिजनेस की, वो किससे पता चलेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताएगी भी कैश फ्लो हमारा कितना है, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट है या फिर नहीं है। तो इस तरह से जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ ही साथ आपका डिस्क्लोज करती है अकाउंटिंग पॉलिसी, आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी है उन सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी हमारी क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट है और स्टेटमेंट, यहाँ पे बात करती हूँ मैं आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है हमारा, और इसी के साथ ही आपका कैश फ्लो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आ कंपनी। तो देखिए हमारी मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की क्या क्या होंगी, एक तो हो जाएगी बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। सेकंड यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस,
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, मेजर स्टेटमेंट। और इसी के साथ ही नेक्स्ट हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो मेजर हमारी ये होगी। वैसे इसी में आप लिखना चाहो तो नोट्स टू अकाउंट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे लिखना चाहो तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, नोट्स टू अकाउंट्स। नहीं तो मेन जो हमारा आ जाएगा, बाई चांस क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमारी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को हम और क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो एक बिजनेस की जो पोजीशन है उसको बताएगी, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसी के साथ ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट भी हम इसको बोलते हैं, और इसी के साथ ही हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अगर इनकम स्टेटमेंट मिल जाए तो ये नहीं सोचना कि भाई ये क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो हमारा है, जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके लिए भी अगर आप सेक्शन याद करना चाहो तो जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आपकी कंपनीज एक्ट, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो ये आप यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा यहीं पे नोट करा देती हूँ मैं, इसको कहाँ पे लिखूँ, तो ये आपका जो सेक्शन है, सेक्शन ही बता देती हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट है, उसने इंक्लूड किया है। ये जो सेक्शन है ये आपकी जो स्टेटमेंट है इनको इंक्लूड करता है मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेक्शन आप याद कर सकते हो, तो इस सेक्शन को याद कर लेना, बाई चांस पूछ भी ला जाए। और इसी के साथ ही हम बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है इसको क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे क्या, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो नेचर के अंदर हमारा क्या क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट है यहाँ पे रिकॉर्डेड फैक्ट। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें हम रिकॉर्डेड फैक्ट्स है उसका यूज करते हैं। जो फैक्ट्स हमने, जो तथ्य हमने यूज कर लिए हैं तो उन्हीं से हम बेसिकली क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। सेकंड, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये बेस्ड है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम सभी ने किए हैं, और जो कन्वेंशन हमने की है, एंड कन्वेंशन। तो हम जब भी अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जो भी कन्वेंशन है, उनको ध्यान में रखते हुए उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ ही ये हमारी बेस्ड है, अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी बेस्ड है ऑन अकाउंटिंग। देखिए वैसे तो प्रिंसिपल के अंदर ही हम बोल सकते हैं, आपका ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है ना, या फिर हम इसको अजम्पशन भी बोलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा हाईलाइट अलग से इसलिए किया है जिसको कि हम बोलते हैं अजम्पशन। क्योंकि जो प्रिंसिपल है, जो भी कन्वेंशन है, किसी प्रिंसिपल को या कन्वेंशन को हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है वो फॉलो करे ना करे, लेकिन आपकी यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कुछ कन्वेंशन है, ये हर एक बिजनेस को फॉलो करनी है, ये मैंडेटरी है। तो वे हमारी कौन कौन सी है, 3 है हमारी, जिसको हम याद करते हैं GCA से। ठीक है, GCA से याद करते हैं, तो G मीन्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है जो हमारा, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन कंसेप्ट को तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। इसी के साथ ही हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक्रूअल। ठीक है, तो जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वे हमारी किस पर बेस्ड है, ये रिकॉर्डेड फैक्ट पर बेस्ड है। इसी के साथ ही जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और कन्वेंशन है, और इसी के साथ ही जो भी हमारी अजम्पशन है, और ये 3 आपको याद रखनी है कि भाई ये सभी को फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ फीचर्स की, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उस कंपनी को, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट फीचर हमारा हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। ठीक है,
तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो काफ़ी सारे आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अभी जैसे अब हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की, अगर हम बात करेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे हम, तो हम कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, तो हम करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है। तो ये तो हमने सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए फॉलो किया, और भी हमारे अदर भी बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, वो हमारे किससे रिलेटेड है, जो हमारी है इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट का जब हम कोई भी वहाँ पे अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या करती है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। इसी के साथ ही जब भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करते हैं, एस्टिमेट्स भी हम बनाते हैं, ठीक है, एस्टिमेट्स हम लगाते हैं। तो ये भी हमारा फीचर्स हो जाएगा, क्या, एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड। भाई एस्टिमेशन भी हम लगाएंगे, क्यों, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत हुई तो हमें एस्टिमेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एस्टिमेशन का क्या, जैसे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये सब क्या आ जाएंगे, हमारे एस्टिमेशन के बेस पर हमारे आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जो ये मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट में जब हमारी एनुअल रिपोर्ट हमारी जो तैयार करते हैं हम, तो जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर हमारा बेसिकली क्या क्या रहेगा वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि भी जो रिपोर्ट होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वो भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट की अगर मैं बात करती हूँ, फिर जो ऑडिटर की रिपोर्ट रहेगी वो भी आ जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी सारी की सारी आ जाएगी, और नोट्स टू अकाउंट्स जो मैंने यहाँ पे बात की थी, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स की जो मैंने यहाँ पे बात की थी, तो इसके अंदर बेसिकली हैज अ डिफरेंट पार्ट्स। जैसे नोट्स टू अकाउंट्स में हम ये बताएंगे कि हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी जो वो हमने कौन सी, नोट डाउन करना चाहो तो आप यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर सकते हो। अगर जो कंटेंट है, एक एनुअल रिपोर्ट है, जो कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट है उसका हमारा कंटेंट बेसिकली क्या रहता है, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में बेसिकली हमारा क्या क्या आएगा, तो इसमें जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, ठीक है, तो रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो भी डायरेक्टर्स की जो भी रिपोर्ट है वो इसके अंदर आ जाएगी। सेकंड हमारा सारी की सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने अभी अभी आपको बताई, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगी, इसी के साथ ही हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगी, और हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगी, और इसी के साथ ही आ जाएगा हमारा नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स जो भी नोट्स वगैरह होंगे, और ये सब आ जाएगा। इसी के साथ ही यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स। और इसी के साथ ही अगर मैं नोट्स की बात करती हूँ, नोट्स इन अकाउंट्स जो हमने यहाँ पीछे अभी मैंने आपको बताया था, नोट्स इन अकाउंट्स में हमारा बेसिकली क्या आएगा ये मैं आपको बता ही देती हूँ। नोट्स इन अकाउंट्स में बेसिकली हम बात करेंगे किस चीज़ को लेकर, कि भी हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने क्या फॉलो की है, ठीक है। इसके अंदर आ जाएगा आपका अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड बाय अ कंपनी, ठीक है, जो एक कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, फॉलोड बाय अ कंपनी। इसी के साथ ही इसमें हमारा आ जाएगा जो भी हमारी एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, ठीक है, कोई भी हमें नोट्स वगैरह लगाना है, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, तो ये सब इसके अंदर हमारा आ जाएगा, ठीक है। और भी हमारा और भी कुछ हो सकता है एटसेट्रा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा। तो देखिए बेसिकली अब हम बात करेंगे यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेट है वो क्या रहने वाला है, और जो बैलेंस शीट है जो भी हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की,
क्योंकि हमने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की हमने बात करी है इस चैप्टर के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या आएगा, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड, तो इन सभी की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट, ठीक है, छोटा बड़ा हो गया। तो बैलेंस शीट की अगर मैं बात करती हूँ, तो जैसा अभी हमने ऊपर बात की थी कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी एक कंपनी की, तो सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 उसने प्रिस्क्राइब किया है एक फॉर्मेट बैलेंस शीट के लिए भी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी। किस शेड्यूल में, शेड्यूल 3 के अंदर, ठीक है। तो अब आपको याद रखना, जो बैलेंस शीट होगी उसको हम प्रिस्क्राइब्ड जो भी फॉर्मेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेंगे, जो कि फॉर्मेट आपका कहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। तो बैलेंस शीट के लिए आपको याद रखना है जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है हमारा, जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो मिलेगा पार्ट 1 पार्ट में, किसके, ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030, ठीक है। तो ये याद कर लेना आप लोग, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको नोट डाउन किया। तो अब हमारे बेसिकली देखिए क्या फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पर्टिकुलर आ जाएगा, 4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 4 आपको कॉलम देखने को मिलेंगे। पर्टिकुलर फर्स्ट कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स का, फिर जो हमारा सेकंड कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे नोट नंबर, और उसके बाद फिर हमारा थर्ड हो जाएगा फिगर्स एज एट द एंड, और फोर्थ कॉलम हो जाएगा हमारा फिगर्स एज एट, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ना करंट की भी लेंगे हम और दोनों ही हम यहाँ पे फिगर लेंगे, ठीक है। करंट यहाँ पे आ जाएगा फिगर एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और इसी के साथ ही यहाँ पे हम जो फिगर लेंगे एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड है उसकी हम यहाँ पे लेंगे फिगर। तो इस तरह से 4 कॉलम आएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो ये 4 कॉलम आने के बाद आपको फिर किस तरह से इसके अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये 4 कॉलम आएंगे, और इसी के साथ ही आपको याद रखना है कि कंपनी के अंदर जो बैलेंस शीट है वो हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट बनती है। जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहेगा वो क्या रहेगा, वर्टिकल, कंपनी के अंदर हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, वर्टिकल, टॉप टू बॉटम हमारा चलेगा, ठीक है। नॉर्मली जो हमने बात की है बैलेंस शीट की, जैसे अभी तक हम बात करते आए हैं, तो जो बैलेंस शीट है वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल हम उसको बोल देते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ पे एसेट्स है, तो कहीं ना कहीं जो लाइबिलिटी ये क्या हमारे सोर्सेज है कि भी कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आया, और एसेट हमारी क्या है भी एप्लीकेशन है या यूज हम इसको बोल सकते हैं कि भी फिर जो पैसा है उसको हमने कहाँ पे लगाया। लेकिन जो कंपनी की जो आपका फॉर्मेट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा वर्टिकल। ये वाला था जो हमने अभी बात की है सोल प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में जैसे हम करते थे, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। और ये अब हमारा हो जाएगा वर्टिकल। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल टॉप टू बॉटम चलेगी, ठीक है। ऐसे अब देखिए, अब मैं आपको ना फॉर्मेट दिखा देती हूँ, फॉर्मेट कैसे रहेगा एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट गिवन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इधर आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर। तो रुकिए एक मिनट, तो देखिए ये आपका फॉर्मेट हो जाएगा, ये पर्टिकुलर आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये पर्टिकुलर है आपका इधर, फिर यहाँ पे नोट डेट, फिर ये करंट, फिगर्स एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड, और फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, और फिर ये आपका बेसिकली फॉर्मेट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो आपकी ये हो जाएगी आपकी मेन हेड, ठीक है। मेन यहाँ इसको मेन हेड लिख लीजिए आप, ये हो जाएगी आपकी मेन हेड। क्यों, क्योंकि फिर इसके अंदर आपकी और भी हेड है, तो इसको हम मेन हेड बोल सकते हैं। और फिर आपके नीचे इसकी फिर से हेड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सब हेड, ठीक है। ऐसे इसको समझ लीजिए आप। तो आपकी इसमें ना 2 मेन हेड रहेगी, जो टॉप हेड रहेगी आपकी, जो मेन हेड रहेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा एसेट का। तो 2 होगी हमारी मेन
मेन हेड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में हमारी फिर एक मेन हेड आ जाएगी जो कि होगी हमारी शेयर होल्डर्स फंड, जो होगी हमारी शेयर होल्डर्स फंड, इसको हम बोल देंगे मेन हेड। फिर इसके अंदर आ जाएगी हमारी सब हेड, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में हमारा वही सारा का सारा आ जाएगा कि भाई शेयर कैपिटल, जो भी हमारी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो सारा का सारा शेयर कैपिटल के अंदर आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आ जाएगा हमारा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है। शेयर वारंट्स के अगेंस्ट अगर हमें मनी रिसीव हुआ तो यहाँ पे हम करंट रिपोर्टिंग पीरियड भी दिखाएंगे और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड भी, कंपैरेटिव हम इसको बोल सकते हैं। साथ के साथ अब एनालिसिस भी करते चलेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर हमारी कितनी शेयर कैपिटल थी, या रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ क्या क्या भाई, जो भी रिजर्व है, ठीक है, चाहे कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है, इस तरह से जो भी हमारा सारा का सारा इसके अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर हमारा जो सेकंड हेड रहेगा, जो कि रहेगी हमारी मेन हेड, सेकंड मेन हेड रहेगी, वो रहेगी हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये बेसिकली हमारा कौन सा पैसा है कि कई बार हमारे पास एप्लीकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होता है, लेकिन क्या हम सभी को जो शेयर अलॉटमेंट करते हैं, नहीं करते ना। तो यहाँ पे बेसिकली वो पैसा आ जाएगा कि जो हमें जिनका एप्लीकेशन मनी हमने रिजेक्ट कर दिया, तो भाई अब उनका जो पैसा है वो वापस करना है, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या कि भाई वे लाइबिलिटीज जिसकी हमें पेमेंट करनी है 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो मोर देन 1 ईयर्स की जिसकी हम बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएंगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हमारा बेसिकली सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें आप डिवेंचर लिख सकते हो, ये हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ठीक है। फिर हमारा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर हमारा अदर कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है वो भी नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आ जाएगी। फिर हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो ये जो सीक्वेंस है ना, आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी। आप अपने मन से, अपनी मन घड़ंत कोई भी आप अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। तो जैसा यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई सबसे पहले आपको इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लेना है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे जो फर्स्ट आपका मेन हेड होगा वो शेयर होल्डर फंड्स का होगा, तो शेयर होल्डर फंड्स का ही होगा। शेयर कैपिटल आएगी, फिर रिजर्व, तो ये आपको बेसिकली फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपका जो फोर्थ मेन हेड होगा वो होगा करंट लाइबिलिटीज का। तो करंट लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट हमें लेस देन 1 ईयर, ठीक है, लेस देन 1 ईयर, भाई 1 साल के अंदर हमें जिनकी पेमेंट करनी है वो हो जाएगी हमारी करंट लाइबिलिटीज। तो इसमें बेसिकली हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है जो भी, ठीक है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, ये सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या कर देंगे, टोटल। तो टोटल करने के बाद फिर हमारा जो टॉप, ये हमारा टॉप हो जाएगा, ठीक है, टॉप लेवल, और ये हो जाएगा हमारा बॉटम। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो बैलेंस शीट है हमारी कंपनी की वो टॉप टू बॉटम चलती है। तो बॉटम में हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एसेट आ जाएंगी, ठीक है। एसेट के अंदर आ जाएगा हमारा नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जो हम 1 ईयर से ज़्यादा के लिए भी, जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। तो नॉन करंट एसेट्स में हमारी बेसिकली क्या आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट। तो पहले फिक्स्ड एसेट्स बोलते थे, अब न्यू नेम रख दिया गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, नहीं तो आप फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में हमारा क्या क्या आएगा, जो भी टेंजिबल एसेट्स है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आइटम आ जाएंगे हमारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर। हमारा जो सब हेड, मेन हेड होगा, सॉरी, जो हमारा सब हेड होगा फिक्स्ड हेड। और देखिए इसमें भी हमारा फिर सब का भी हेड दे दिया, ये हमारा सब हेड है ना, फिक्स्ड एसेट्स हमारे क्या सब हेड, तो इसके अंदर आपका सब हेड दे दिया, सब का भी सब हेड दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ये फॉर्मेट बेसिकली फॉलो होगा। फिर उसके बाद आएगी हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर हमारा कोई भी डेफर्ड टैक्स एसेट है, ठीक है, वहाँ पे हमारी लाइबिलिटी थी, यहाँ पे एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हमने किसी को दे रखा है, अगर हमने किसी को दे रखे हैं लोन टर्म लोन्स या एडवांस, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। फिर उसमें फिर अदर नॉन करंट एसेट्स के बाद फिर हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारी कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्रीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज है, अदर करंट एसेट्स है, ये सब आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फाइनली टोटल हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हम कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
जो बैलेंस शीट है कंपनी की, इस फॉर्मेट में हमें जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक कंपनी की बैलेंस शीट को। तो ये फॉर्मेट के बाद अब आप एक बार बुक के अंदर रीडिंग ले लेना कि भाई जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर क्या आएगा, रिजर्व के अंदर क्या आएगा। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से रीडिंग ले लेना। ठीक है, क्योंकि वैसे तो मैं भी करा देती, बहुत ज़्यादा वैसे लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता ही भी शेयर कैपिटल क्या, रिजर्व क्या, एक बार वहाँ से रीडिंग ले लेना, थोड़ा सा मीनिंग। अब हम बात करेंगे किसकी, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना, इट इज प्रिस्क्राइब्ड। ये हमारा प्रिस्क्राइब्ड है कहाँ पे, इन पार्ट 2। ठीक है, शेड्यूल तो 3rd ही रहेगा, लेकिन पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का 2nd हो जाएगा, और जो हमारा बैलेंस शीट थी उसका क्या था, 1st था। इट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3rd। ठीक है, शेड्यूल 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये आप याद रख लेना। ठीक है, पार्ट 2 हो जाएगा हमारा, शेड्यूल क्या रहेगा, 3rd ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए ये फॉर्मेट हमारा बेसिकली क्या है। तो देखिए इसमें भी आपके 4 कॉलम रहेंगे, पर्टिकुलर्स आ जाएगा, नोट नंबर आ जाएगा, और फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो 4 कॉलम है, तो सबसे पहले आएगा आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके बाद भी जो भी आपका ऑपरेशन इन द सेंस भी जो भी बिजनेस एक्टिविटीज है, जो भी आपका बिजनेस था उससे आपको जो भी रिवेन्यू हुआ वो यहाँ पे आप करंट पीरियड का भी और अपना प्रीवियस पीरियड का भी यहाँ पे शो करोगे। उसके बाद आएगा आपका अदर इनकम। ठीक है, कोई भी अदर इनकम आपकी हुई है, तो फिर यहाँ पे 1st और 2nd जो आपकी हेडिंग थी उसका जो टोटल रिवेन्यू हम ऐड करके ले लेंगे। ठीक है, फिर हमारा जो 4th नंबर पे रहेगा, हमारे जो भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए कंपनी को इस तरह से अपनी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो इस तरह से प्रिपेयर करनी पड़ती है। ठीक है, और कंपनीज एक्ट में मेंशन है तो भाई ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक बिजनेस ऑपरेशन से जो भी रिवेन्यू हुआ उसको हम यहाँ पे दोनों ही ईयर का नोट करेंगे। उसके बाद कोई भी अदर इनकम है, फिर इन दोनों को ऐड करके हम टोटल रिवेन्यू बता देंगे कि भाई इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टोटल रिवेन्यू इतना हुआ। अब इतना रिवेन्यू होने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि एक्सपेंसेस हमारे कितने हुए हैं। ठीक है, अब वे सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे गिवन है, भाई जो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सपेंसेस है, चाहे आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसके बाद परचेज ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड, आप चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ द फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। कहने का मतलब क्या कि भी जो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, कितनी कॉस्ट आपकी आई है किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए, चाहे फिर वो फिनिश्ड गुड्स की है, वर्क इन प्रोग्रेस की है। ठीक है, एम्प्लॉइज बेनिफिट कोई भी एक्सपेंसेस है, फाइनेंस कॉस्ट आपकी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। देखिए जो फाइनेंशियल कॉस्ट है ना, इसी कॉस्ट में हम यहाँ पे ये जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट था ना वो आपका यहाँ पे दिखाते हैं फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। डेप्रिसिएशन एंड द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, जो कोई भी अदर एक्सपेंसेस है, इस तरह से हमारे टोटल एक्सपेंसेस हम यहाँ पे निकाल लेंगे। पहले हमने टोटल रिवेन्यू निकाल लिया, फिर टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। अब टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद फिर फाइनली हमारा 5th हमारा जो हेडिंग आएगी, प्रॉफिट बिफोर द एक्सेप्शनल एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो भाई जो यहाँ पे तो हमारे नॉर्मली जो एक्सपेंसेस है वे सब हमने ऐड किए, अब हमारे वे प्रॉफिट आए हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे भाई कुछ हमारे एक्सेप्शनल आइटम हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो अब उनका नंबर आएगा। ठीक है, तो अब आएंगे हमारे जो एक्सेप्शनल आइटम है, तो उसमें देखिए हमारा क्या क्या आएगा। तो एक्सेप्शनल आइटम आने के बाद प्रॉफिट बिफोर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब एक्सेप्शनल आइटम के बाद हमारा क्या आ जाएगा, जो प्रॉफिट है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद एंड टैक्स के बाद, फिर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उनको भी ले लेंगे, तो अब उसको माइनस कर देंगे उस आइटम को लेने के बाद। फिर हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जो टैक्स एक्सपेंसेस होंगे उसको भी हम माइनस कर देंगे, करंट टैक्स है या फिर हमारा डेफर्ड टैक्स है। फिर उसके माइनस करने के बाद हमारा कौन सा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा फॉर द पीरियड फ्रॉम द अकाउंट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो जो हमारे ऊपर हमारे 10 तक जो हमारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो उनको माइनस करने के बाद एक तरह से आफ्टर टैक्स हमारे क्या आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो
11th हमारा ये हेडिंग हो जाएगा। फिर 12th हमारा प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, भी कोई जो हमारा ऑपरेशन जो हमने अभी तक कंटिन्यू हमारा चला हुआ था, तो ये सब होने के बाद यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा टैक्स एक्सपेंसेस ऑफ द इसके बाद भी अगर हमें कोई एक्सपेंसेस वगैरह पेमेंट करना पड़ा तो ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर फाइनली हमारे क्या आ जाएगा, फिर से हमारा प्रॉफिट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आफ्टर द टैक्स के बाद हमारे जो भी हमारे ऑपरेशन थे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन वे सब माइनस करने के बाद हमारा प्रॉफिट आया, और लास्ट में फिर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा। तो जो प्रॉफिट होगा वो हमारा एक तरह से किन के लिए हो जाएगा, जो इक्विटी शेयर्स है, तो फिर आ जाएगी हमारा अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बेसिकली ये इस तरह से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया हमारा इक्विटी शेयर्स, अर्निंग पर इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इसमें हमारा बेसिक्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है और जो डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड का मतलब क्या है कि भी हम बोलते हैं ना कई बार कि भी अगर हम ज़्यादा शेयर इशू करेंगे तो जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाएगी। डाइल्यूट मीन्स कि भाई जो ओनरशिप है ना वो बट जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब कि भी कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है उनको इशू कर दिया है, इस वजह से जो ओनरशिप है वो भी आपकी ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, ज़्यादा पर्सन्स के हाथों में चली गई है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं विद द मोर शेयर्स इन द हैंड्स ऑफ द मोर पीपल। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के हाथ में आ जाएगा और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होगा, ठीक है, उसके पास एक तरह से स्मॉलर परसेंटेज ऑफ कंपनी की जो ओनरशिप की जो परसेंटेज है वो कम रह जाएगी, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप। तो फिर भी मैंने आपको एक बार दिखा दिया, वैसे तो कम ही चांसेस है कि भी कोई आपसे फॉर्मेट तो खैर पूछने से रहा, लेकिन फिर भी एक आइडिया तो आपने ले लिया है, ठीक है, कि भाई इस तरह से हमारा जो फॉर्मेट रहेगा ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और सेम हमारा इसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो कंपनी है वो क्या करेगी, अपनी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको प्रिपेयर करेगी। इसी तरह से जो मैंने अभी आपको बैलेंस शीट की स्टेटमेंट दिखाई है उसको भी प्रिपेयर करेगी। अब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका जो एनालिसिस है, ठीक है, उसके मीनिंग की बात करेंगे। मीनिंग क्या, हम क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मैं ऐसे ही आपको बताती हूँ। सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करती हूँ, एनालिसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंटेंट इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी आपने देखी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट भी आपने देखी है, बैलेंस शीट की भी अभी आपने देखी, तो उसके अंदर सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थी। तो उन सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल इवेल्युएशन करना, भाई उसको इवेल्युएट करते हम, किस लिए इवेल्युएट करते हैं, टू अंडरस्टैंड देम, कि भाई समझ जाए हम कि भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये क्या, उसको समझने के लिए। और इसी के साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट है, उसको देखकर ही तो हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे ना। तो इन सब के लिए ही बेसिकली हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। और जो हमने क्रिटिकल इवेल्युएशन किया है, जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है और जो हमने डिसीजन लिया है इन स्टेटमेंट से, तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नाम से पता चल, एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस का मतलब क्या है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है उसका बिल्कुल हमें एक मेथोडिकली और क्लासिफिकेशन हम उसका करेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन हम लेंगे कि भाई कितना रिवेन्यू है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, फाइनली जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए कितना बचा है प्रॉफिट, जो एक कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसके बेस पे फिर हम डिसीजन लेंगे कि भाई हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑब्जेक्टिव वही मैंने बता दिया, हमें पता चलेगा टू जज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द फर्म, कि भाई इस फर्म की फाइनेंशियली हेल्थ कैसी है, ठीक है। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और फाइनेंशियल पोजीशन है वो मैंने आपको बता दी कि भी इसी से हमें पता चलेगी, ठीक है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करेंगे टूल्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि भाई कौन कौन से टूल है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वे हमारे कौन कौन से हैं, हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सेकंड है हमारा, अभी मैं साथ के साथ बता दूंगी आपको, एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेंड एनालिसिस,
फोर्थ है हमारा रेशियो एनालिसिस, उसके बाद फिफ्थ है कैश फ्लो एनालिसिस, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाएंगे, कैश फ्लो एनालिसिस। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिक्स्थ फंड्स फ्लो, फंड्स फ्लो एनालिसिस। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे टूल्स है जो हमारी हेल्प करते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करने में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी, जो फर्स्ट है हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसी के साथ ही इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी हम इसको बोलते हैं, नाम याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, तो देखिए जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ये हमारी स्टेटमेंट है जो शो करती है चेंजेस इन ऑल आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज टर्म्स ओवर अ पीरियड ऑफ अ फर्म और बिटवीन टू फर्म्स। तो यहाँ पे हम हॉरिजेंटली हम क्या करते हैं, इस ये जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट हम क्या करते हैं, या तो एक जो फर्म है वही अपने जैसे करंट पीरियड ले लेगी और अपना प्रीवियस पीरियड ले लेगी। ठीक है, और उसमें चेक करेगी कि भाई उसको जैसे 2021 में कितना रिवेन्यू था और अब 2022 में कितना है, तो सारे के सारे जो डेटा है ना उसको इस तरह से हॉरिजेंटली फॉर्म में इस तरह से करती चलेगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे 2021 का, यहाँ पे 2022 का ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज भी लेगी, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, और इसी के साथ ही चेक करेगी परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखेगी कि भी हमें जैसे यहाँ पे एक बता देती हूँ मैं आपको, रिवेन्यू कितना हुआ है 2021 में। ठीक है, जैसे 16 लाख हुआ है, यहाँ पे फिर 2022 में हुआ हमारा, ऐसे दिखाएंगे हम 2021, 2022, 2022 और 2023। ठीक है, तो इस तरह से ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहलाएगी, या फिर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। फिर जैसे 2022 में हमारा 20 लाख हुआ, फिर एब्सोल्यूट चेंज का मतलब क्या है कि भी हम यहाँ पे निकालेंगे कि 20 में से ये 2022-23 में हमें 20 लाख का रिवेन्यू हुआ और इसमें 16 का, तो हमें 4 लाख का ज़्यादा ही हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल देंगे। ठीक है, परसेंटेज हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि भाई हमें यहाँ पे जैसे 4 लाख का हुआ है हमारा। ठीक है, वैसे इतना आएगा नहीं। ठीक है, वैसे इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हो, जैसे 4 लाख का हमारा डिफरेंस है और फिर इसको जो करंट ईयर इससे में इसको डिवाइड करके इस तरह से करके हम निकाल लेंगे। इसमें ना बेस लेंगे हम, जैसे इसमें बेस ले सकते हैं, जैसे रिवेन्यू को बेस ऐसे नहीं निकालेंगे, इसमें ना हम बेस लेंगे बेसिकली। ठीक है, कि भाई हमारा जो रिवेन्यू आइटम है उसको बेस लेंगे या किसको, तो इस तरह से ये बात करेगा आपका परसेंटेज में भी और आपका एब्सोल्यूट चेंज में भी, और इस तरह से हम दिखाएंगे। तो एक फर्म खुद के अपने करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का भी चेक कर सकती है, फिर दो फर्म्स का भी, एक जैसे 2021 से 22 का फर्म ए का हमने यहाँ पे डेटा ले लिया और 2021 से 22 का फर्म बी का ले लिया। तो इस तरह से जो फर्म है बेसिकली जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है इसके अंदर ये क्या करेगी, अपना जो एनालिसिस स्टेटमेंट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस तरह से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो भी एक टाइम लेके, तो इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव या फिर हॉरिजॉन्टल। इसके बाद हमारा सेकंड है कॉमन साइज, कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में बेसिकली हमारा क्या होगा, इसको हम कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नाम यहीं पे लिख देती हूँ, कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट, ये भी इसका नेम है हमारा। ठीक है, तो इस कॉमन साइज स्टेटमेंट है या फिर इसको कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें भी बेसिकली हम किस तरह से स्टडी करेंगे, यहाँ पे जो सिर्फ की चेंजेज है ना उसको लेंगे, या फिर जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन, जो ट्रेंड्स है, ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट्स निकल के आया है। तो बस इसमें आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे हमने जो कंपैरेटिव की बात की थी तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे हम कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं लेते, यहाँ पे जस्ट हम परसेंटेज चेंज लेंगे और किसी एक चीज़ को बेस ले लेंगे। जैसे हमने सेल को बेस ले लिया और सेल के कंपेरिजन में ही हम क्या निकाल देंगे, ये भी हमारी बेसिकली बनेगी इसी तरह। ठीक है, जैसे हमने 2 साल का ले लिया, हमने यहाँ पे 2016 और 17 ले लिया और यहाँ पे 2017 और 2018 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ये जो फिगर लेंगे ना, ये तो एब्सोल्यूट अमाउंट हो जाएंगे हमारे, यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज है ना वो एब्सोल्यूट में ना लेके हम जैसे परसेंटेज ऑफ नेट सेल के बेस पे हम परसेंटेज ले लेंगे। 2016
2017-18 की भी और 2016-17 की और 2017-18 की। ठीक है, तो फिर यहाँ पे सेम हमारा रिवेन्यू कितना है, जैसे यहाँ पे हमारा 20 लाख है, यहाँ पे हमारा 16 लाख है, तो यहाँ पे फिर हम जो नेट सेल हमने ली है ना उसके बेस पे हम यहाँ परसेंटेज निकाल देंगे। इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा, जस्ट एक तो आपको नेम ही पता होने चाहिए कि हमारे टूल्स कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक इनके नेम ऐसे याद कर लेना कि भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट है उसको कंपोनेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस, मैं ऐसे ही बताती हूँ आपको क्योंकि मेरी जो फ़ोन है ना इसने दिखा दिया कि भी इसकी जो मेमोरी है वो फुल होने वाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैराथन लेके नेक्स्ट में करा दूंगी मैं आपको जो भी बचेगा। एक बार थोड़े से यहाँ से देख लीजिए, जो ट्रेंड एनालिसिस है इसमें हम ट्रेंड लेंगे। ठीक है, किसी भी एक ईयर को ले लेंगे, फिर उसके बेस पे हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है या क्या हो रहा है उस बेस ईयर लेके एक तरह से। रेशियो एनालिसिस मैं आपको कंप्लीट कराई दूंगी और आप सभी को पता भी होगा रेशियो एनालिसिस का कि भी किस तरह से हम रेशियो में निकालते हैं, अलग अलग रेशियो हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम पूरा डिटेल में करेंगे। कैश फ्लो एनालिसिस में हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि भाई हमारा जो कैश है यहाँ से कितना कैश फ्लो इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है। और एक हमारा फंड फ्लो एनालिसिस। तो देखिए आपका जो सिलेबस में तो फंड फ्लो एनालिसिस गिवन नहीं है, केवीएस के सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ, वैसा मुझे नहीं लगता कि भी ऐसा नहीं है कि भी जो सिलेबस में गिवन हो आपको वही करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप लोग कहोगे तो मैं आपको फंड्स फ्लो एनालिसिस है वो करा दूंगी, और अगर आप कहोगे कि नहीं मैम रहने दो तो फिर मैं बस आपको अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम रेशियो एनालिसिस प्लस कैश फ्लो एनालिसिस करेंगे, और ये करने के बाद आपका जो क्लास 12th अकाउंटेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फंड्स फ्लो एनालिसिस के साथ मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि भी आपको फंड्स फ्लो एनालिसिस है वो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।